हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों डीओ का एग्जाम कराया गया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उस एग्जाम पेपर में दोस्तों यह प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न दोस्तों आपके उत्तराखंड के या यूके ट्रिपल सी और यूकेपीएससी के जो आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने दोस्तों हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप लोग हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उत्तराखंड के सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाती है और उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज मिल जाते हैं। और अभी दोस्तों आपका जो अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर है उसका भी दोस्तों वहाँ पे प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू हो चुका है और उसमें वह बैच कंप्लीट भी होने वाला है। तो आप लोग अगर उन प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। और अभी दोस्तों दिवाली ऑफर में उसमें आप कूपन का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें दोस्तों कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपसे आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? तो फूलों की घाटी की खोज करी थी दोस्तों किसने? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा दोस्तों 1931 में फूलों की घाटी की खोज की गई थी। फ्रैंक स्मिथ और इनके मित्र थे दोस्तों कौन? एक आर एल होल्ड्सवर्थ, ठीक है। यह दोनों कामेट पर्वत की चढ़ाई कर लौट रहे थे। तो लौटते समय इन्होंने एक सुंदर सी फूलों की घाटी देखी, तो उसी का नाम इन्होंने क्या किया? फूलों की घाटी रखा। और यही फूलों की घाटी आज वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी के नाम से दोस्तों क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है फूलों की घाटी? उत्तराखंड के चमोली जनपद में दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर यह फूलों की घाटी स्थित है, आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी दोस्तों एक घाटी होने के साथ साथ ही क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान भी। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1982 में दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 2005 में दोस्तों यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है वह भी कौन सा है दोस्तों? वह भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज करी थी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ दो कौन? आर एल होल्सवर्थ के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इनकी खोज की गई थी, ठीक है। इसके किनारे ही दोस्तों कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह आपका पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और किन दो पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों नर और गंधमार्दन पर्वतों के मध्य में यह क्या फूलों की घाटी स्थित है, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। और फ्रैंक स्मिथ ने ही दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, क्या? वैली ऑफ फ्लावर्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसकी थी? फ्रैंक स्मिथ की थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने फूलों की घाटी का वर्णन किया था, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चौमू देवता की उपासना निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? तो चौमू देवता दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं उत्तराखंड के और इनकी जो उपासना है यह पशुधन के संरक्षण हेतु की जाती है। जो हमारा पशु पक्षियों के देवता के रूप में दोस्तों चौमुह देवता या चौमू देवता को जाना जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। और चौमू देवता को मतलब मुख्यतः आप ही कह सकते हैं दोस्तों, जो चौमू देवता हैं यह पशुचारकों के देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो चौमू देवता पशुचारकों के देवता और मार्गदर्शक माने जाते हैं। और मुख्यतः दोस्तों जो चौमू देवता का मंदिर है वह चंपावत में भी स्थित है और पिथौरागढ़ में भी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी विशाल मेला भी लगता है चौमू देवता के मंदिर में और काफ़ी फेमस है दोस्तों। कुमाऊँ में पशुचारकों के देवता के रूप में चौमू देवता को जाना जाता है। चार मुंह होने के कारण इन्हें चौमू देवता कहा जाता है, यानी कि चार मुंह वाला देवता, आपको यह याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शोभन सिंह जीना का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, इंद्रमणि बडौनी का संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से है, कॉमरेड पीसी जोशी का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, भगत सिंह कोश्यारी जी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सुमेलित नहीं है। शोभन सिंह जीना का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं है, जबकि इंद्रमणि बडौनी जी का संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से है, कॉमरेड पीसी जोशी का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है और भगत सिंह कोश्यारी का संबंध दोस्तों क्या? भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है। तो शोभन सिंह जीना का संबंध दोस्तों कौन सी पार्टी से है? आपसे एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो शोभन सिंह जीना का संबंध दोस्तों किससे है? भारतीय जनता पार्टी से ही शोभन सिंह जीना का संबंध है, ठीक है। किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तराखंड के किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों क्षेत्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है?
यह दोस्तों रानीखेत में स्थित है। कौन सा? क्षेत्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जमरादी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? तो जमरादी बांध परियोजना दोस्तों अक्टूबर के करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है। सिंचाई परियोजना का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा इसे दे दिया गया है और यह उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में दोस्तों हल्द्वानी के पास में गौला नदी पर प्रस्तावित है। क्या? जमरानी बांध परियोजना, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि एनईपी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट के बारे में किस वर्ष घोषणा करी थी? तो दोस्तों इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आप लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी था कि उत्तराखंड प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा की है, यानी कि एनईपी जारी करने वाला प्रथम राज्य हमारा उत्तराखंड बना था। तो प्रश्न यह पूछा गया था कि इसके बारे में घोषणा कब की गई थी? एनईपी के बारे में, यानी कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोडक्ट के बारे में। तो यह दोस्तों की गई थी कब? 2021 में। 2021 के करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? ठीक है, तो खाम पद्धति दोस्तों कहाँ पे लागू की गई थी? तो तराई भाबर क्षेत्र में दोस्तों खाम पद्धति को लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तराई भाबर क्षेत्र में। ठीक है, तो जो ये तराई भाबर क्षेत्र है वर्तमान का कौन सा क्षेत्र दोस्तों? उधम सिंह नगर जनपद के आसपास का क्षेत्र दोस्तों तराई भाबर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इसी तराई भाबर क्षेत्र को नौलखिया माल परगना या 84 माल परगने के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और जो तराई भाबर जो परगना है दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति निवास करती है। और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर दोस्तों कौन सी खाम पद्धति को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखा उडियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो गोरखा उडियार शैलाश्रय दोस्तों कहाँ स्थित है? यह चमोली में स्थित है। ठीक है, अब चमोली के यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि चमोली में कौन से स्थान पर स्थित है। तो डुंगरी चमोली में दोस्तों गोरखा उडियार स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी घाटी के किनारे यह गोरखा उडियार स्थित है। और गोरखा उडियार दोस्तों काफ़ी फेमस, तो गोरखों की उडियार या गोरखे, ऐसा माना जाता है कि इस उडियार में अपना धन छुपाते थे, इसीलिए ये दोस्तों गोरखा उडियार काफ़ी फेमस मानी जाती है। ठीक है, और गोरखा उडियार के खोजकर्ता कौन थे? अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखा जो उडियार है इसकी खोज किसने की थी, तो राकेश शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो गोरखा उडियार की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो गोरखा उडियार की खोज दोस्तों किसने की थी? राकेश शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऐसे लाखू उडियार था दोस्तों अल्मोड़ा में, जो लाखू उडियार है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी दोस्तों किसने? एमपी शर्मा ने। ठीक है, एमपी जोशी ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। राकेश शर्मा नहीं, सॉरी दोस्तों, राकेश भट्ट जी के द्वारा गोरखा उडियार की खोज की गई थी। ठीक है, और लाखू उडियार की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाखू उडियार की खोज दोस्तों एमपी जोशी जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ स्थित है गोरखा उडियार शैलाश्रय? अलकनंदा नदी घाटी के किनारे स्थित है, डुंगरी चमोली में यह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले के मिरतोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक हैं स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था? यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नया प्रश्न है कि उत्तर वृंदावन आश्रम कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है अल्मोड़ा जिले के मिरतोला में स्थित है। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं कौन? स्वामी कृष्ण प्रेम। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? यह एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इनका वास्तविक नाम था क्या था दोस्तों? रोनाल्ड हेनरी निक्सन। क्या था? रोनाल्ड हेनरी निक्सन दोस्तों इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, याद रखना आपको उत्तर वृंदावन आश्रम, आपसे एग्जाम में आगे भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। उत्तर वृंदावन आश्रम जो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा में कहाँ दोस्तों? मिरतोला में यह आश्रम स्थित है। इस आश्रम के संस्थापक कौन है? स्वामी कृष्ण प्रेम शर्मा जी हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम दोस्तों है क्या? रोनाल्ड हेनरी निक्सन। ठीक है, और मिरतोला नामक स्थान भी काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों इन्हीं के कारण। ठीक है, इनका मुख्यतः नाम आपको याद रखना है क्या है दोस्तों? स्वामी कृष्ण प्रेम। नॉर्मली इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक कौन है? तो स्वामी कृष्ण प्रेम जी हैं। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम आपको याद रखना है, इसे उत्तर का वृंदावन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था दोस्तों? यह है रोनाल्ड हेनरी निक्सन। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका गठवार कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो कोशिका गठवार जो कहानी है दोस्तों यह किसकी है? शेखर जोशी जी की है। ठीक है, शेखर जोशी जी की यह दोस्तों कहानी है। ठीक है, शेखर जोशी जी दोस्तों आपको याद रखना है एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में, लेखक के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा कई पुस्तकें दोस्तों लिखी गई हैं। ठीक है, और कई पुस्तकों का इनके द्वारा दोस्तों अनुवाद भी किया गया है। और दाजू पर दोस्तों इनके द्वारा जो लिखा गया लेख था दाजू, उस पर फिल्म का निर्माण भी किया गया है। कोशिका गठवार इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ साथ नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डांगरी वाला, बच्चों का सपना, आदमी का डर, ये इनकी दोस्तों कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, और मुख्यतः एक कथाकार और लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म दोस्तों उत्तराखंड के
अल्मोड़ा नामक स्थान के औलिया गांव में 10 सितंबर 1932 को हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को हुई है। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न आपका एग्जाम में ही पूछा गया था। और दाजी और कोसी का घटवार दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनकी कई सारी अन्य रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं, आपको इनके संबंध में याद रखनी है। तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसके संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? वह थे कौन? गिरजादत्त नैथानी जी। और यह गढ़वाली समाचार पत्र दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था? 1905 में दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों क्या? गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक है, दो समाचार पत्र दोस्तों जो कि कंफ्यूज करते हैं, एक है गढ़वाल समाचार पत्र और दूसरा है दोस्तों क्या? गढ़वाली समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र कब निकाला गया था? 1902 में दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, उसके संपादक भी कौन थे? उसके संपादक भी गिरिजादत्त नैथानी जी थे। और उसके बाद 1905 में दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र निकाला गया, यह इसके संपादक भी दोस्तों कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी ही थे। ठीक है, आपको यह डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों इनके अन्य कई संपादक भी रहे, वो भी आपको याद रखना है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जो गढ़वाली नामक समाचार पत्र था, उसके संपादक कौन थे? यह थे गिरिजादत्त नैथानी जी। कब निकाला गया था? 1905 में इसे दोस्तों निकाला गया था। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों गढ़वाल नामक समाचार पत्र जो था, इसे 1902 में निकाला गया था। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित किया गया था गढ़वाल समाचार पत्र को दोस्तों? तो लैंसडाउन से दोस्तों क्या? गढ़वाल समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था 1902 में। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और जो गढ़वाल समाचार पत्र था दोस्तों 1902 वाला ना, यह क्या था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। उसके बाद में जो गढ़वाली नामक समाचार पत्र दोस्तों निकाला गया था 1905 में। ठीक है, यह किस भाषा में था? यह गढ़वाली भाषा में था। ठीक है, गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र था क्या? गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक है, और कहाँ से यह गढ़वाली समाचार पत्र निकला था दोस्तों? एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देहरादून से दोस्तों 1905 में यह गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो गढ़वाली कहाँ से? देहरादून से। और गढ़वाल कहाँ से दोस्तों? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। गढ़वाली 1905 में, गढ़वाल 1902 में। दोनों के प्रथम संपादक गिरिजादत्त नैथानी जी ही थे। ठीक है, और इनके साथ ही आपको विश्वम्भर चंदोला जी का नाम भी देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल आप गिरिजादत्त नैथानी जी को याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, माधुरी बर्थवाल किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो माधुरी बर्थवाल जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2022 में काफ़ी चर्चाओं में रही थी। है करंट अफेयर में भी काफ़ी बार हमने इनका जिक्र किया था दोस्तों। तो माधुरी बर्थवाल के हैं, इनका संबंध मुख्यतः लोकगीतों के संरक्षण से इनका संबंध है। अब आप ऑप्शन देखिए, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या लोकगीतों का संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा लोकगीतों का संरक्षण। ठीक है, माधुरी बर्थवाल इनका दोस्तों मूल नाम जो है, या इन्हें कहा जाता है माधुरी बर्थवाल उर्फ उनियाल। ठीक है, उत्तराखंड की क्या दोस्तों? एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और दोस्तों इन्हें जाना जाता है लोकगीतों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब माधुरी बर्थवाल दोस्तों चर्चाओं में इसलिए रही थी क्योंकि इन्हें सन 2022 में दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें सन 2022 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लोकगीतों के संरक्षण के लिए, या लोकगीतों के लिए दोस्तों सन 2022 में कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें क्या? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं 2019 में भी यह चर्चाओं में बनी रही थी। 2019 में दोस्तों ये चर्चाओं में क्यों रही थी? 2019 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद जो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इन्हें नारी शांति शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की कौन दोस्तों? एक प्रसिद्ध महिला संगीतकार हैं, लोकगीतों का संरक्षण करने वाली संगीतकार है माधुरी बर्थवाल जी। 2019 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं 2022 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह मुख्यतः एक गायिका है और गायिका होने के साथ साथ ही यह क्या है? शिक्षक भी हैं, आपको यह याद रखना है। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार बनने वाली यह प्रथम महिला है और मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल जनपद की यह निवासी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, जसपाल राणा का संबंध मुक्केबाजी से है, बछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है, उन्मुख चंद का संबंध क्रिकेट से है। देखिए दोस्तों, इसमें से आपका लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बछेंद्री पाल जी का संबंध पर्वतारोहण से है, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जसपाल राणा वाला ऑप्शन आपका इसमें से दोस्तों असुमेलित हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जसपाल राणा का संबंध दोस्तों किससे नहीं है? मुक्केबाजी से नहीं है। तो जसपाल राणा का दोस्तों संबंध किससे है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जसपाल राणा का संबंध है दोस्तों निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है कौन? जसपाल राणा। और इन्हें दोस्तों कब? 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब? 2002 में। ठीक है, और इनके पिताजी कौन है? नारायण सिंह राणा। ठीक है,
यह भी एक निशानेबाज रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जसपाल राणा का संबंध किससे है दोस्तों? निशानेबाजी से। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों इन्हें मिला है, ठीक है। पद्मश्री कब मिला? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, 2002 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री मिला। और दोस्तों 2012-13 में इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो कोसी नदी का उद्गम होता है दोस्तों कौसानी स्थित धारपानी धार नामक स्थान से, ठीक है। और यही कोसी नदी जो धारपानी धार है दोस्तों, वह पिनाकेश्वर जो मंदिर है, इस पिनाकेश्वर धाम या बुड़ाकित पिनाकेश्वर धाम, जिसका निर्माण बाज बहादुर चंद द्वारा किया गया था, यहीं से उसका उद्गम माना जाता है। तो कौसानी स्थित धारपानी धार भी आपको याद रखना है। कौसानी स्थित धारपानी धार या पिनाकेश्वर से दोस्तों कोसी नदी का हमारा उद्गम होता है, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों धान का कटोरा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दोस्तों धान का जो कटोरा है दोस्तों, वह कोसी नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और मूलतः इसका उद्गम कहाँ से होता है? कौसानी स्थित धार नामक स्थान से भी होता है। इसे कौसी या कोसिकी भी कहा जाता है, ठीक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में हमें इस नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो कि किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह रामगंगा की सहायक नदी है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। जो कोसी नदी है यह मुख्यतः किसकी? रामगंगा की दोस्तों सहायक नदी है। और जो पिन्नाथ वाला एरिया है या पिन्नाथ शिखर के दक्षिण भाग के धारपानी धार से इसका दोस्तों उद्गम माना जाता है। फिर वहाँ से सोमेश्वर से बहते हुए सोमेश्वर घाटी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध घाटी है, सेरा बनाते हुए, इसीलिए इसे धान का कटोरा दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। स्कंद पुराण में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो 1903 में दोस्तों जो हमारा राज्य वैक्सीन संस्थान है, यह स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ पे? पटवा डांगर में। पटवा डांगर जो दोस्तों कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। यहाँ पर राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड वैक्सीन जो आपका स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, उसे कहाँ स्थापित किया गया था? 1903 में दोस्तों इसे पटवा डांगर में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। और पटवा डांगर कहाँ स्थित है? यह नैनीताल जनपद में स्थित है। तो एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य वैक्सीन संस्थान किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो उस प्रक्षेपी में भी आपको दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न याद रखने हैं। तो राज्य वैक्सीन संस्थान दोस्तों कहाँ? नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। और 1903 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पे? पटवा डांगर में, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की दोस्तों स्थापना हुई थी कब? 1960 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और ये वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है, ठीक है। देहरादून में दोस्तों यह स्थित है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और ये स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया, पटवा डांगर नैनीताल में दोस्तों यह स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। और 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड में जो न्यूनतम जनसंख्या है वह किस जनपद की है? रुद्रप्रयाग जनपद की है। और उत्तराखंड में जो अधिकतम जनसंख्या है दोस्तों वह किस जनपद की है? हरिद्वार जनपद की है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी दोस्तों। अधिकतम जनसंख्या कहाँ की है? हरिद्वार की है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की दोस्तों? वह कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। और अगर आप बात करें जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कहीं कहीं आपको 19वां भी देखने को मिल जाएगा। वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जनपद का है? तो चमोली जनपद का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और उसके बाद उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह कौन सा है दोस्तों? वह है चंपावत जनपद। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों कितने? 9 नगर निगम है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम वर्तमान में? उत्तराखंड में दोस्तों 9 नगर निगम है, ठीक है। और श्रीनगर क्या है? हमारा एक नया नगर निगम बना है। एग्जाम में भी दोस्तों इसका आंसर 9 ही दिया गया है, ठीक है। 9 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून हो गया दोस्तों, हल्द्वानी हो गया, ठीक है, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, ठीक है, रुड़की हो गया, ऋषिकेश हो गया, कोटद्वार हो गया, और आपका ये श्रीनगर हो गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितना नगर निगम है? उत्तराखंड में दोस्तों 9 नगर निगम है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना
है, ठीक है। और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था, ठीक है। तो 2020-21 में दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल किस फसल का था, यह आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो गेहूं का था, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तराखंड में दोस्तों गेहूं का होता है, ठीक है। उसके बाद में चावल का होता है, और उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन सी है, गन्ना का होता है। याद रखना है, गेहूँ, चावल और गन्ना, ये तीनों इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसका उत्पादन होता है, सबसे अधिक फसल का उत्पादन कौन सी फसल का होता है, तो गेहूं का होता है, उसके बाद में चावल का, और उसके बाद में गन्ना का, आपको यह याद रखना है। और गेहूं और चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा जनपद है हमारा, उधम सिंह नगर जनपद है, आपको यह याद ध्यान रखना है। उसके बाद में हरिद्वार। अगला हमारा प्रश्न है, और बासमती चावल के लिए देहरादून फेमस है। निम्नलिखित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया है। यह भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जेराल्ड बेरीमैन, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, विलियम सैक्स या फिर वेरियर एल्विन। तो गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम सैक्स के द्वारा दोस्तों गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल की पांडव लीला, ठीक है, इसका अध्ययन किसने किया था, तो इसका अध्ययन किया था विलियम सैक्स ने, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी हैं, इनका भी नाम आता है, जो हमारे उत्तराखंड के जो भी पांडव लीला है उसका अध्ययन करने में, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो इसका गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किसने किया था, तो इनका पूरा नाम था विलियम स्टरमन सैक्स, ठीक है। विलियम स्टरमन सैक्स के द्वारा दोस्तों गढ़वाल के गांव-गांव में लगभग 10 वर्षों तक घूम करके यहाँ से लिखित साक्ष्य जमा करके उसके पश्चात में इन्होंने गढ़वाल की पांडव लीला का क्या किया था दोस्तों, अध्ययन किया था, ठीक है। और भी कई सारे फैक्ट हैं इनके संबंध में, लेकिन आपको ध्यान रखना है विलियम स्टरमन सैक्स इनका पूरा नाम था, जिन्होंने गढ़वाल के गाँव-गाँव में दोस्तों कई वर्षों तक घूमकर इन्होंने क्या किया था, 2002 में ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित किताब में गढ़वाल के गाँव-गाँव में होने वाले पांडव लीला का अध्ययन किया था और उसके बारे में बताया था, ठीक है। और 7 अध्यायों में दोस्तों इस किताब को इन्होंने बांटा था, जिसमें इन्होंने पूरा सब कुछ गढ़वाल की पांडव लीला के बारे में बताया था, किस प्रकार से क्या क्या होता है। जो भी आप लोग आजकल पांडव नृत्य देखते हैं, या आपके गांव में गढ़वाल में जो भी पांडव लीला का आयोजन किया जाता है, उस सभी चीज़ों का बखान विलियम सैक्स के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकास खंड हैं, तो उत्तराखंड में दोस्तों वर्तमान में कितने 95 विकास खंड हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उत्तराखंड में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, ठीक है, कितनी तहसीलें हैं। ऑप्शन में देता हूँ आपको 110, 108, 112 या इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। विद्यासागर नौटियाल, शोभन सिंह जीना, इंद्रमणि बनोनी या फिर गगन सिंह रजवार। तो आप सभी लोगों को दोस्तों इसका आंसर पता ही होगा। विद्यासागर नौटियाल जी ने दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये क्या था दोस्तों, किसने, विद्यासागर नौटियाल ने, ठीक है। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय साम्यवादी पार्टी भी से कहा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1925 में, ठीक है। और उत्तराखंड के किस राजनेता ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, विद्यासागर नौटियाल ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। थापला, रणीहाट, धनखल या फिर बाराहोती, ठीक है। तो इसमें से आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बाराहोती क्या है हमारा, बाराहोती एक दर्रा है, बाराहोती क्या है दोस्तों, एक दर्रा है, तो इसलिए यह एक पुरातात्विक स्थल नहीं है। जबकि थापला, रणीहाट और धनखल ये तीनों ही क्या है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है। अब जो बाराहोती दर्रा है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाराहोती दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बाराहोती दर्रा दोस्तों चमोली और आपका तिब्बत के मध्य में स्थित है, ठीक है। किस किस के मध्य में स्थित है, चमोली और तिब्बत के मध्य में दोस्तों स्थित है, यानी कि भारत चीन सीमा पे कह सकते हैं, भारत या चीन के मध्य में स्थित है, या नॉर्मली उत्तराखंड के जनपदों के संबंध में याद रखते हैं तो चमोली तिब्बत सीमा पर दोस्तों स्थित है क्या, बाराहोती दर्रा। इंपॉर्टेंट है, नीति हो गया, बारा हो गया, बाराहोती हो गया, धौली हो गया, यह सभी दर्रे, बाराहोती दर्रा दोस्तों जो भी काफ़ी फेमस भी रहा था उस टाइम पे जब भारत तिब्बत का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ये दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, यह चमोली जनपद में
स्थित है बाराहोती दर्रा। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों टोपी दूंगा, लाता दूंगा, यह सभी दोस्तों उत्तराखंड के क्या हैं, दर्रे हैं। तो एग्जाम में अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैंने इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों। उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे, चमोली तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे, पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे, इस प्रकार से बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे कि लिपुलेख दर्रा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि किस किस को जोड़ता है दोस्तों, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, अभी हाल ही में मोदी जी भी पिथौरागढ़ गए थे, तो उससे ही प्रश्न बन सकता है। दारमा नवी धुर्रा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, लेवी दुर्रा वहीं है, लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा वहीं है, नामा दर्रा दोस्तों, नामा दर्रा भी पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, ऊटा जयंती दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। ऐसे ही चमोली तिब्बत को जोड़ने वाला एक तो बाराहोती दर्रा ही हो गया, माणा हो गया, नीति हो गया, किंगरी मिंगरी हो गया, बालचा हो गया, घाटलिया हो गया, भ्यूंडार हो गया। उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है थांगला, नेलंग, मुलिंगलाग, सांगचोकला, यह सभी दर्रे। इसी प्रकार से ये तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, ये तो अंतर्देशीय दर्रे हो गए जो दो देशों को जोड़ते हैं। फिर अंतर जनपदीय दर्रे आते हैं जो एक जनपद को दूसरे जनपद से जोड़ते हैं। तो ये सारे दर्रे मैं आपको करवा भी चुका हूँ। ठीक है, जबकि थापला, रणिहाट और धनखल ये तीनों क्या है दोस्तों, उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थल हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। पौड़ी में क्योंकालेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो जो कंडोलिया मंदिर है दोस्तों, यह कहाँ, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कंडोलिया महादेव मंदिर कहाँ, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। क्योंकालेश्वर मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है, और गोपीनाथ मंदिर दोस्तों गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग में दोस्तों कौन सा मंदिर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास से भी देवप्रयाग के मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहा है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, तुम चुप क्यों हो केदार पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुम चुप क्यों हो केदार पुस्तक के लेखक दोस्तों, यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसके पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन, हृदयेश जोशी जी। हृदयेश जोशी जी की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों यह, तुम चुप क्यों हो केदार। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको यह प्रश्न याद रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 25 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, किसका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस नगर के निकट स्थापित हुआ है, और उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथियारनौला स्थित है। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगली वीडियो में हम 176 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और ये सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर जो अन्य वीडियोज हैं, पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, मैराथन क्लासेज हैं, वह नहीं देखी हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकती हैं। धन्यवाद।